हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आई नो आप सबको वेट था इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो का। सो इकोनॉमिक सर्वे आज हम पढ़ने वाले हैं 2026 का। आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट लेवल के इकोनॉमिक्स के टीचिंग कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जिस भी इकोनॉमिक्स के एग्जाम में इंडियन इकॉनमी पूछी जाती है, करंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए हमारे नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम में तो डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे वाली क्लास से क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे हमेशा बोलते हैं। ठीक है जी। सो बहुत मेहनत लगाई है मैंने, पूरा मतलब इसके चैप्टर्स वगैरह में से जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट चीज़ें हैं उनको उठाया है। वो वाले चार्ट्स, वो वाले डायग्राम्स या वो वाले टेबल्स उठाए हैं जिससे चांसेस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, है ना। तो आप अपना साथ में पेन पेपर निकाल सकते हैं, चीज़ों को साथ में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो आपको बता दूं कि हमारा नेट इकोनॉमिक्स का जो बैच है उसकी क्लासेस जून 2026 के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं। लाइव बैच चल रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी करंटली चल रही है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के तमाम कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ऐप डाउनलोड करनी हमारी ज़रूरी है। चलते हैं आगे। देखिए सबसे पहले ये आईएमएफ का प्रोजेक्शन जो है ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन पर, ठीक है, उसका टेबल है ये। तो इसमें आपको करना क्या है, सब चीजें आपको समझाती हूँ मैं। लेट्स सी। तो आप यहाँ पे देखिए, पहले ये 2026 का देखिए ग्रोथ फोरकास्ट 2026, ठीक है। इसमें आपको देखना है ये जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं ये है आपके EMDE का मतलब है एमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, ठीक है, और ये ग्लोबल, ठीक है। तो इसमें आप लेटेस्ट फिगर देख लीजिए जो यहाँ पे दी है जनवरी 2026 की, ठीक है। परसेंटेज में ये ग्रोथ का फोरकास्ट है। एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए 1.8% दे रखा है, एमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए 4.2% दे रखा है, एंड ग्लोबल 3.3% दे रखे हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी आप देख लीजिए 2026 का, इन तीनों का ही जनवरी 2026 का डाटा परसेंटेज में, दैट इज 2.2%, 4.8% एंड 3.8%। लेटेस्ट वाली फिगर हमको यहाँ पे देख लेनी है, ठीक है। अब ये वाला जो इस साइड टेबल आपको नजर आ रहा है ये आपका 2025 के ग्रोथ फोरकास्ट है, ये आपका ग्रोथ फोरकास्ट 2026 का है, ठीक है जी। सो देयर इज अ डिफरेंस। अब इस टेबल में देखिए, इसमें आपका क्या है, डिमांड एंड सप्लाई साइड ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ। मैं आपको समझाती हूँ। इसमें आपको ये जो आपके सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर, ठीक है, ये फर्स्ट FAE का फुल फॉर्म है, फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स। क्या है? फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स। तो ये रियल ग्रोथ आपको देखनी है फाइनेंशियल ईयर 26 की इन 3 सेक्टर्स की, प्राइमरी सेक्टर, अपना जो सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर, और ये टोटल GVA दे रखा है, ठीक है। ग्रोथ दे रखी है परसेंटेज में, यानी कि हमारे प्राइमरी सेक्टर का यहाँ पे जो ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 26 का फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स दिखा रखा है दैट इज 3.1%। इंडस्ट्री सेक्टर का आ गया 6.2%। आगे इसमें आप देख लो, अब इंडस्ट्री सेक्टर्स में सब सेक्टर्स कौन कौन से ये भी देख लो, एग्जाम में पूछा जाता है। माइनिंग, क्वरिंग आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, ये यूटिलिटी सर्विसेज आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गई। सर्विसेज सेक्टर में आगे ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, ये आ गई। और GVA जो टोटल यहाँ पे दे रखी है दैट इज 7.3%, ठीक है जी। इसी तरह आपके ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है, इसका भी उन्होंने परसेंटेज दे रखा है फाइनेंशियल ईयर 26 का ग्रोथ का। देखो दैट इज 7% आपका आ गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट का 5.2%, कैपिटल फॉर्मेशन 7.8% बता रहा है, एक्सपोर्ट 6.4% बता रहा है, ठीक है। ये टेबल हो गया एक। फिर अच्छा, इसके बाद ना अब सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन ऑफ GDP का मतलब है कि अब आप इसका टोटल करोगे ना, देखो 100% आएगा, किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। ये सेक्टरल कंट्रीब्यूशन है, यानी कि शेयर एज परसेंटेज ऑफ नॉमिनल GDP, ठीक है। तो जैसे ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसका GDP में शेयर सबसे कम है। हम ये पढ़ते हैं ना कि एग्रीकल्चर का आउटपुट में सबसे कम शेयर है, जबकि एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा है, और सर्विसेज सेक्टर का आउटपुट में सबसे ज्यादा शेयर है। हम सेक्टरल जो आपकी स्ट्रक्चरल चेंजेस वाली क्लास पढ़ते हैं उसमें ये चीज पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी में। तो देखिए एग्रीकल्चर के प्राइमरी सेक्टर का सबसे कम शेयर है आउटपुट में,
दूसरे नंबर पे इंडस्ट्री सेक्टर आता है, तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा शेयर सर्विसेज सेक्टर का। आप ऐसा समझ लीजिए कि आधा शेयर जो है हमारे कंट्री की जीडीपी में, आउटपुट में, वो सर्विसेज सेक्टर का है, बचा हुआ आधा दोनों में डिवाइड हुआ हुआ है, और उसमें भी प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर पीछे है, ठीक है। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें सेक्टर कंट्रीब्यूशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है पूछ लिया जाता है कि अरेंज करो, ठीक है, सेंडिंग या डिसेंडिंग में, इस तरह से, है ना। तो सबसे कम आपका प्राइमरी सेक्टर, उससे ज्यादा सेकेंडरी हो गया, सबसे ज्यादा शेयर सर्विस सेक्टर का हो गया, ठीक है जी। आगे देखिए, अब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई है इसको ध्यान से पढ़ो। इंडिया रिटेन्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम। तो इंडिया एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितनी है इंडिया की? इंडिया एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.8 to 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर 27। फाइनेंशियल ईयर 27 में एक्सपेक्टेशंस है कि इंडिया जो है इतना ग्रो करेगा, 6.8% से लेके 7.2% के बीच में। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, ये फार्मूले मैंने नीचे लिख दिए, चलो ये आपकी डेफिसिट ट्रेंड्स हो गए, देखो डेफिसिट ट्रेंड्स दिख रहे हैं ना। अब इसमें आपको जो सबसे लेटेस्ट वाला बजटरी एस्टिमेट्स, देखो ये आप क्या हो गया ना, पीए का मतलब है प्रोविजनल एस्टिमेट्स, बीई का मतलब है बजटरी एस्टिमेट्स, ठीक है। सो फाइनेंशियल ईयर 26 का बजटरी एस्टिमेट यहाँ पे क्या दिया हुआ है उन्होंने, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रीन कलर का, अपना ये रेवेन्यू डेफिसिट हो गया ये वाला, है ना, ग्रीन के ऊपर ब्लू डॉट्स है, दैट इज 1.5%, है ना। फिस्कल डेफिसिट हो गया आपका 4.4%, और प्राइमरी डेफिसिट हो गया आपका 0.8%। दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स, देखो ध्यान से ये फिगर्स याद रखनी है। तो इसके अलावा जो आपका इकोनॉमिक सर्वे का ही चैप्टर था, उसी से मैंने स्क्रीनशॉट लिया, देखो उन्होंने फार्मूले दिए हुए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा फार्मूले पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट हम यहीं से एक बार फार्मूले भी इसके पढ़ लेते हैं। वैसे जब हम आपके कोर्स में पब्लिक इकोनॉमिक्स का यूनिट करते हैं तो उसमें ये सारे डेफिसिट्स के फार्मूले की अलग क्लासिक लगती है, ठीक है। सो प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देंगे तो वो प्राइमरी डेफिसिट बन जाएगा। और फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दीजिए। देखो फिस्कल डेफिसिट के तरह तरह के फार्मूले लिखे हुए हैं, जैसे हम अपनी क्लास में भी पढ़ते हैं, है ना। एक तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल नॉन डेप्ट रेसिप्ट्स को माइनस कर दो। तो देखिए प्रोग्रेस इन माइक्रो क्रेडिट, प्रधानमंत्री, अब ये कुछ ना गवर्नमेंट स्कीम्स का इसमें जिक्र आया, गवर्नमेंट स्कीम्स पर वैसे आपकी अलग क्लास लगेगी, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी जाती है ना एग्जाम में, काफी चांसेस रहते हैं उनके पूछे जाने का, जो जिनका जिक्र इकोनॉमिक सर्वे में आता है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स पर जब आपकी क्लास होगी ना तो उसमें मैं सारी इकोनॉमिक सर्वे वाली गवर्नमेंट स्कीम्स को भी ऐड करूंगी, ठीक है जी। सो वो हम उस क्लास में डिटेल में ये गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ेंगे। तो आप एक बार देख लो, अब जैसे मैंने सारी गवर्नमेंट स्कीम्स तो नहीं इसमें स्लाइड्स में ऐड करी, मतलब जो जो आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़नी है उनके नाम मैंने ऐड किए हैं, ठीक है जी। डिटेल में इन स्कीम्स को हम गवर्नमेंट स्कीम्स वाली क्लास में पढ़ेंगे। सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, स्वनिधि, पीएम स्वनिधि जिसको बोलते हैं, स्वनिधि का फुल फॉर्म है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। तो ये स्कीम्स बेसिकली इंडिया के स्ट्रीट वेंडर जो हैं उनको थ्रू माइक्रो क्रेडिट डिलीवरी के थ्रू एम्पावर करने के लिए बनाई गई है। तो इसमें ना बेसिकली इस चीज का जिक्र आया है कि कितना लोन जो है इन स्कीम्स के तहत जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे डिस्पर्स्ड ओवर 36.18 रुपीज लाख करोड़ अक्रॉस 55.45 करोड़ लोन अकाउंट्स। तो ये फिगर्स तो वैसे आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाती, गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी जाती है, समझ गए। फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट उसने 0.8% ऑफ जीडीपी बोला है। और इसके अलावा हाँ, इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है पढ़ने लायक कि जो सर्विसेज का ट्रेड है वो इंडिया की ट्रेड परफॉर्मेंस का की ड्राइवर है, यानी कि इंडिया की ट्रेड परफॉर्मेंस में सर्विसेज ट्रेड सबसे आगे रह रहा है। देखो सर्विस ट्रेड में सरप्लस नजर आ रहा है यहाँ पे 285.5 से 304.0, मतलब ये सरप्लस है सर्विसेज ट्रेड में। तो सर्विसेज ट्रेड का यहाँ पर भी आप CAGR ये देखोगे तो ये देखो सबसे ज्यादा आपका सर्विसेज ट्रेड, सर्विस का एक्सपोर्ट जा रहा है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट से सबसे ज्यादा जा रहा है। दैट मीन्स अगर आपसे ऐसा कुछ भी पूछा जाए इंडिया की ट्रेड परफॉर्मेंस में की ड्राइवर कौन सा सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, ठीक है जी। आगे ना ये जो है ना आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जो हम रीजनल कोऑपरेशंस करते हैं, है ना, FTA वगैरह या इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस पढ़ते हैं, है ना, तो उसके लिए
ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें ना ये बताया हुआ है 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स एग्रीमेंट्स जो पिछले 5 सालों में कंक्लूडेड हुई हैं, उनके नाम बताए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ये इंडिया मॉरिशस CECPA, फिर इंडिया UAE CEPA, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA, साथ में मैंने इनकी फुल फॉर्म्स ऐड करी हैं ताकि आपको सब पता चल जाए, ठीक है। ये सारी लिखी हैं। अब ये जिनके आगे रेड है ये भी इम्प्लीमेंट होनी है, येट टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये देखो जैसे FTA हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चला जाता है, आपने एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वाली क्लास जरूर देख लेना, उसमें मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। FTA क्या होता है, कस्टम यूनियन क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो CEPA आपका हो गया, इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CECPA जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। CECA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ECTA इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, CETA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, TEPA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ETCA इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। इस तरह की ये सारी एग्रीमेंट्स है, एक बार इसको थोड़ा नजर लगा लो, कुछ भी इस तरह का पूछा जाए तो आप आंसर कर पाओ। फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन में कितने मेंबर्स है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका गठन कब हुआ था, यहाँ से पूछा जाता है एशियन से आपको, ठीक है। फिर आपका हाँ ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट में इंडिया ने लीड किया है वर्ल्ड में, ठीक है। अब मुझे ना कमेंट्स में बताना ये ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, किस किस को पता है, मैं देखती हूँ। ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट में इंडिया ने लीड किया है। ये देखो, इंडिया एमर्ज्ड एज ए लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिंग $114 बिलियन। ये जो इसने फिगर दे रखी है ना, दैट इज बेसिकली $, बिलियन 114। फिर आगे देखिए, हाँ इसमें अब एक तो आ गया एक्सटर्नल डेप्ट टू GDP रेशियो, इसकी फिगर एग्जाम में पूछी जाती है। देखो एक्सटर्नल डेप्ट टू GDP रेशियो अभी पिछले साल की नहीं याद रखनी, नहीं याद रखनी है, 2025 की जो इसने दी हुई है दैट इज 19.2%, पहले से कम हुई है, ये बता रही है। दैट मीन्स एक्सटर्नल लीवरेज जो है वो कम हुई है, डेप्ट टू GDP रेशियो पहले से कम हुई है, ठीक है। इसी तरह करंट अकाउंट डेफिसिट, ये हमने भी पीछे भी किया था ना, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये भी कम हुआ है, दैट इज 0.8% बता रखा है ये 26 का, ठीक है। इम्प्रूव हुआ है, ये भी इम्प्रूव्ड एक्सटर्नल बैलेंस। यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये इन्फ्लेशन के आगे इंडिकेटर्स आ गए। अब हम काफ़ी टाइम से न्यूज़ पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है ना, प्राइजेस कम हो रहे हैं। इसके बारे में काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी मैंने चैनल पर बनाए हैं, द हिंदू के आर्टिकल्स आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, अब इंडिया रिकॉर्डेड द लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट, इंडिया रिकॉर्डेड द लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द CPI सीरीज। तो अब लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट का रिकॉर्ड है इंडिया का यहाँ पे बना। इंडिया सीन द हाईएस्ट रिडक्शन इन हेडलाइन इन्फ्लेशन अमंग द मेजर इकोनॉमीज इन 2025 में। हेडलाइन इन्फ्लेशन में हाईएस्ट रिडक्शन हुई है इंडिया की 1.8%, देखो यहाँ पे। तो अब इसका लेटेस्ट फिगर हम देख लेते हैं। जैसे कोर इन्फ्लेशन का उसने दे रखा है 4.62%, हेडलाइन इन्फ्लेशन का लेटेस्ट फिगर दिसंबर 2025 का दे रखा है उसने 1.3%, ठीक है। फूड इन्फ्लेशन का -2.71 दे रखा है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, देखो ये भी, इसका भी जिक्र इकोनॉमिक सर्वे से ही मैंने पैराग्राफ उठाया है। शार्प मॉडरेशन वाज ड्राइवन प्राइमरली बाय सस्टेन्ड एंड स्टीप, ठीक है। इसका कारण क्या है, ये जो आपके, और यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो आपके फूड इन्फ्लेशन है ये तो काफी कम हुआ है ना, काफी कम हुआ है। तो इसका कारण देखो अब क्या है फूड इन्फ्लेशन के इतना कम होने का, डिक्लाइन इन वेजिटेबल प्राइसेस, डिक्लाइन इन वेजिटेबल प्राइसेस हो गया, और कहता है ये तो नेगेटिव ही रहे हैं साल में। फिर अलंग साइड ए कॉन्टिन्यूस फैल इन पल्सेस इन्फ्लेशन, पल्सेस इन्फ्लेशन भी कम हुआ। फिर स्पाइसेस के प्राइस जो है, स्पाइसेस के प्राइस जो है ये भी कम होते चले गए, ठीक है। ये कारण है इसके। इसके अलावा इन्फ्लेशन इन सीरियल्स, ये भी डिक्लाइन हुआ है। ये फूड प्राइसेस के डिक्लाइन होने के ये कारण है, ठीक है। सो दैट्स द रीजन कि जो ट्रेंड्स इन की फूड कंपोनेंट्स जो है वो कम होते चले गए पूरे साल में।
सो स्टेडी परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। अब इसमें ये ग्रोथ ही है 2024-25 की परसेंटेज में ग्रोथ बताई हुई है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की 4.6%। अब ये ना जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर था आपका इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का जिक्र आया था। तो मैं आपको बता दूं कि ना जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा ही जो चीज़ पूछी जाने के चांसेस है वो होती है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड स्कीम्स। ठीक है, तो देख लो आप इन स्कीम्स को। अब इकोनॉमिक सर्वे में तो पूरा डिटेल में इन स्कीम्स के बारे में नहीं दिया होता। दैट मीन्स आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से हम गवर्नमेंट स्कीम्स वाली एक अलग क्लास लगाएंगे जिसमें इन गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो पढ़ेंगे। ठीक है, पर अभी आप देख लो कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो पढ़नी है जस्ट आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, सो ये हो गया प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है धन धान्य कृषि योजना। फिर आपकी इसका पढ़ लेते हैं थोड़े ऑब्जेक्टिव्स वगैरह। सो Government of India in its Union Budget for 2025 announced the development of 100 aspirational agricultural districts under PM धन धान्य कृषि योजना। इस स्कीम का बेसिकली एम क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, क्रॉप डिवर्सिफिकेशन को इंक्रीज करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को ऑगमेंट करना, बढ़ाना, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट को फैसिलिटेट करना। ठीक है, ये चीजें। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये भी, इससे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। अब इसमें लेटेस्ट क्या है ये देख लो। दैट प्रोवाइड्स फार्मर्स विद एसेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट, वही चीज़ है कि फार्मर जो है उनका क्रॉप लॉस होता है उसके लिए फार्मर्स को प्रोटेक्शन जो है मिलती है फसल बीमा योजना के अंतर्गत। अब ये स्कीम का ईयर कितना है जब ये आई थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो सब चीज़ें तो मैं आपको पूरा एक टेबल फॉर्म में गवर्नमेंट स्कीम्स वाली क्लास में पढ़ाऊंगी, सारी चीज़ें रटवाऊंगी एकदम दिमाग में आपके। मेरे पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा कि हम जब अपने कोर्स में इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस पढ़ते हैं तो उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत अच्छे तरीके से सारी पढ़ते हैं हम उसमें, है ना। तो ये अब इसमें 24-25 में क्या आया था, इसमें द स्कीम इंश्योर्ड 4.19 करोड़ फार्मर्स, ए 32% इंक्रीज ओवर। अब इस स्कीम में मतलब 24-25 में 4.19 करोड़ फार्मर्स जो थे वो इंश्योर किए गए थे फसल बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक है, फिर इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट इज आल्सो इम्प्लीमेंटिंग द क्रॉप डिवर्सिफिकेशन प्रोग्राम अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना टू डेमोन्स्ट्रेट एंड प्रमोट बेटर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज टू अल्टर। अब ये कृषि विकास योजना जो है इसके ऊपर मेरे चैनल पर काफ़ी शॉर्ट्स भी बने हुए हैं। ठीक है, बाकी हम और इसके बारे में पढ़ेंगे। ये गवर्नमेंट स्कीम्स आपको करनी है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अच्छा, इसके अलावा अन्त्योदय अन्न योजना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। इंडिया, हाँ ये मैंने एक लाइन उठाई थी चैप्टर में से कि इंडिया जो है वो, क्योंकि टेक्सटाइल से आपको आगे भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल्स का एंड अपैरल का, और वर्ल्ड के एक्सपोर्ट्स में इंडिया का 4%, अबाउट 4% शेयर इस सेगमेंट में, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल में। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी करनी है। PLI बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम उसने लिखा लॉन्च हुई थी 2020 में। अभी इसमें 14 की सेक्टर्स आ रहे हैं विद बजट जो है इस पर गवर्नमेंट का इतना लगा, दैट इज 1.97 लाख करोड़। द कोर पर्पस स्कीम का पर्पस क्या है, इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना की सेक्टर्स में। ठीक है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है, एफिशिएंसी को इंश्योर करना, इकोनॉमीज ऑफ साइज एंड स्केल को अचीव करना। क्या होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पढ़ाया हुआ है ना मैंने आपको। ठीक है, तो ये चीज़, और जो इंडियन कंपनीज है, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है उसको ग्लोबल कम्पिटिटिव बनाना। ठीक है, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को कम्पिटिटिव बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि इसका जिक्र बार बार आया है अपने इकोनॉमिक सर्वे में कि मैन्युफैक्चरिंग को आगे लेके जाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे लेके जाया जाए। आपको मैंने पहले भी काफ़ी क्लासेस में ये चीज़ बताई है कि इंडिया में क्या हो रहा है कि ठीक है, टाइम के साथ साथ आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो उसका शेयर आउटपुट में कम होता जा रहा है ना, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बढ़ना चाहिए था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इतना नहीं बढ़ रहा, सीधे सर्विसेज सेक्टर का ज़्यादा बढ़ रहा है।
है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी ग्रोथ की ज़रूरत है इंडिया को, अगर उसने ग्रोथ अपनी सस्टेनेबल बनानी है तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रमोशन पर काफ़ी जिक्र किया गया पूरे इकोनॉमिक सर्वे में। सो फिर ये आ गया एक स्कीम, नेशनल मिशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग, यूनियन बजट 25-26 में ये अनाउंस हुई थी। इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका भी जिक्र हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, और ये करनी है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। ठीक है, अब इस स्कीम के अंदर काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, वो सारे हम पढ़ेंगे अपनी गवर्नमेंट स्कीम वाली क्लास में, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड आ गई सारी स्कीम्स। जैसे अब हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और इसमें कौन सा है, 2 मिनट में देखती हूँ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, एग्जाम में आने के हाईली चांसेस हैं इसके। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब इसकी इसमें बेसिकली फिगर्स लिखी हुई हैं कि कितने आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो जनरेट, आपके घर में भी किसी के पास आयुष्मान भारत कार्ड होगा, है ना। आयुष्मान भारत कार्ड कितने जनरेट हुए हैं, 42.78 करोड़। हॉस्पिटल एडमिशंस कितनी हुई हैं, और 49% बेनिफिशरीज इसकी फीमेल्स है। सीनियर सिटीजन 6 करोड़ इसमें कवर हुए हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने ऑपरेशनल है उसका काउंटिंग लिखा हुआ है, 1,82,944 समथिंग। So Ayushman Bharat basically is a scheme that provide primary, secondary and tertiary health care. ये आयुष्मान भारत वाला ही एस्पेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाला। इसके अलावा ये सारी आपकी वो आ गई गवर्नमेंट स्कीम्स एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। ये देखो, जैसे ये वाली गवर्नमेंट स्कीम्स है फार्मर्स को पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देने के लिए, ये इनपुट सपोर्ट देने के लिए हैं, ये इनकम सपोर्ट देने के लिए, और ये सारी इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं, मैं आपको बताती हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, और इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। एमएसपी किसकी रिकमेंडेशंस पर आता है, ये पूछा जाता है, सीएसईपी की। प्रधानमंत्री मान धन योजना, इस पर मैंने ना पूरी आपकी द हिंदू के आर्टिकल्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं, अलग अलग चैनल पर जाके आप देख सकते हो, बिकॉज दैट इज टू लॉन्ग कि एक ही वीडियो में सब कवर करना डिफिकल्ट है ना। तो आप इन पर वीडियोस देख सकते हो जाके चैनल पर। फिर इनपुट सपोर्ट के लिए इसमें किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का ईयर पूछा जाता है, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम का ईयर पूछा जाता है, और ये आपकी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के लिए है कृष्योन्नति योजना, मतलब कृषि एंड उन्नति को मिला के कृष्योन्नति योजना। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इंश्योरेंस सपोर्ट थ्रो पीएम फसल बीमा योजना, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से मतलब जो मैंने हाईलाइट करी है ये स्कीम्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, सर्विसेज सेक्टर कॉन्टिन्यूज टू बी मेजर ड्राइवर, ये हमने पहले भी पढ़ा कि सर्विस सेक्टर जो है ग्रोथ का, इंडिया के ट्रेड का मेजर ड्राइवर बन चुका है। तो देखो इसमें ना ये परसेंटेज फिगर्स पढ़ लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी में शेयर दिया हुआ है, हमने पहले भी पढ़ा था ना नॉमिनल जीडीपी में इसका शेयर। तो ये फाइनेंशियल ईयर 26 का उसने 53.6% दे रखा है यहाँ पे, और ये ना सेक्टर वाइज दिया हुआ है। जैसे आपको पूछा जा सकता है कि कौन से सब सेक्टर का शेयर ज़्यादा है, तो इसमें ये ग्रीन वाला जो है दैट इज फाइनेंशियल रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। सर्विस सेक्टर के अंतर्गत जो है फाइनेंशियल रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज वाले सेक्टर का सबसे ज़्यादा शेयर जा रहा है। यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर इम्प्रूविंग डिजिटल कनेक्टिविटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख सकते हैं। इसमें बेसिकली उस चीज़ की बात है, जैसे ग्राम पंचायत कितनी कनेक्ट हुई हैं, टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना मतलब प्रोग्रेस हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, उसकी फिगर्स दी गई हैं, लेटेस्ट वाली फिगर्स आप देख सकते हो। फिर आगे और क्या है, हाँ ये ना जल जीवन मिशन से आपको एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, दैट्स वाई मैंने स्लाइड ऐड करी है। ये लाइन पढ़ लीजिए, ओवर 81% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स नाउ हैव एक्सेस टू, मतलब 81% रूरल हाउसहोल्ड्स को अभी टैप वाटर की एक्सेस है अंडर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है ये मिशन, इसका डेट वगैरह है ना, इस पर गवर्नमेंट आउटले अभी जो बजट में आएगा वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर ये इंडिया एजुकेशन की बात करी गई है, जो हमारी एनईपी आई थी, जैसे एनईपी का एम था ना अचीविंग 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2030, अचीविंग 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035 हायर एजुकेशन में, और ये स्कूल एजुकेशन की। अब इसमें अचीव क्या हुआ है इसकी बात कर रहा है वो, कि 90.9 जो है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो ग्रेड्स 1 to 5 तक हुई है, 90.3 जो है वो ग्रेड 6 से लेके 8th तक, 78.7 जो है वो ग्रेड 9 से 10 तक, और 58.4 ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है +1 +2 की।
ठीक है। इसी तरह जो हायर एजुकेशन में बताई गई है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज हुई है 27.1 से 29.5%। ठीक है। फिर हेल्थ केयर, अब हेल्थ केयर में आपको ये एक बार फिगर देख लीजिए, ड्रॉप इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ओवर द पास्ट डिकेड 37% एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 70.3 years in 2023 compared to 49.7 in 1976। काफी बड़ी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखो पहले से कितना कम हुआ है। ठीक है। फिर आपका लेबर मार्केट डायनामिक्स आ गए। वैसे जब हम इंडियन इकोनॉमी वाली क्लासेस अपने कोर्स में पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम काफ़ी सारी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, जिसमें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा पढ़ते हैं, CMI का डाटा पढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का, है ना, वो सब भी हम पढ़ेंगे तब और डिटेल में ये चीज़ें। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फाइनेंशियल ईयर 26 का, अच्छा यहाँ पे ना रेड वाला उसने दिया हुआ है Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड येलो वाला उसने दिया हुआ है Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। तो इसमें आपको कितना, ये लेटेस्ट फिगर जो दे रखी है वो 56.1 दे रखी है उसने। एक ट्रेंड देखो ना यहाँ पे, आप बेसिकली ट्रेंड देखो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लगातार बढ़ ही रहा है तकरीबन, ये देखो यहाँ से लगातार बढ़ता जा रहा है 54.2 से। इसके फार्मूले वगैरह आपको याद रखने होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये इसका एवरेज दे रखा है, जैसे ना उसने Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर का एवरेज दे रखा है 55.1, इसी तरह Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 का एवरेज दे रखा है 55। तो आप एवरेज ही देख लीजिए, उससे ही आपको, क्योंकि एक एक मंथ में तो वैसे भी ज़्यादा चेंजेस रिफ्लेक्ट होती नहीं है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये आपका Q2 का एवरेज उसने दिया 5.2% और फर्स्ट का 5.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये भी कम हुआ है पहले से, है ना, कम हुआ है पहले से। ये PLFS का ही बुलेटिन है वैसे। फिर ये आपका सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट आ गई, सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट, मेल फीमेल पर्सन, पहले हम पर्सन वाला देखते हैं, ये देखते हैं पहले हम। देखो इसमें ना आप वो चीज याद रखो, क्रोनोलॉजी, दैट मीन्स सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में शेयर किसका है, किस सेक्टर का है, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में नो डाउट, है ना, 39.5% एंड 42.4%, है ना। दूसरे नंबर पे आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, अपना सर्विस सेक्टर, सॉरी सर्विस सेक्टर दूसरे नंबर पर आ रहा है 33.9 33.5। सबसे कम लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में। अब यहाँ पे माइनिंग एंड क्वेरिंग का ना बड़ा वो रहता है डाउट, कई रिपोर्ट्स में माइनिंग एंड क्वेरिंग को एग्रीकल्चर में ऐड किया होता है, कईयों में सेकेंडरी में, तो इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि हमने माइनिंग एंड क्वेरिंग को सेकेंडरी सेक्टर में ऐड करा भाई। ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर का सबसे कम शेयर आया है यहाँ पे, सबसे कम लोग आपके सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। दैट्स वाई सेकेंडरी सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग को आगे लेके जाने के लिए काफ़ी मेहनत लग रही है, गवर्नमेंट स्कीम्स काफ़ी इससे रिलेटेड आती हैं। तो फिर ये आपका, अच्छा इसका ना क्लासिफिकेशन देख लो बस एम्प्लॉयमेंट, ये NSSO का जब हम रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ेंगे ना, उसमें उन्होंने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को क्लासीफाई किया होता है इस इन कैटेगरीज में। एक आ जाते हैं ओन अकाउंट वर्कर एंड एम्प्लॉयर, मतलब जिनका खुद का काम है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या एम्प्लॉयर आगे उन्होंने रखे हुए हैं बंदे, है ना। रेगुलर वेज आ गए, जिनकी रेगुलर गवर्नमेंट या रेगुलर प्राइवेट जॉब है। कैजुअल लेबर आ गया, दिहाड़ीदार वगैरह। फिर हाउस होल्ड इंटरप्राइज में जो एज ए हेल्पर काम कर रहे हैं वो, ये 4 कैटेगरीज में एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डिवाइड किए होते हैं। ये देखो गिग वर्कफोर्स, गिग वर्कफोर्स एक बहुत हॉट टर्म है, इससे रिलेटेड भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, है ना। गिग वर्कफोर्स क्या होती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में, काफी ट्रेंड में है ये टॉपिक। ठीक है। गिग इकोनॉमी इज रीशेपिंग द लेबर, वही चीज इसमें भी बोली है कि भाई गिग इकोनॉमी जो है वो लेबर मार्केट को रीशेप कर रही है बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशंस के नेचर को चेंज करके। सो गिग वर्कर्स कौन से, जैसे फ्रीलांसर्स हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, प्लेटफॉर्म पार्टनर्स हैं, जैसे हम अभी ऊबर ड्राइवर्स देखते हैं, ओला वाले, है ना, अपने यस मैडम हो गया, अर्बन कंपनी हो गया, आपके जोमेटो डिलीवरी, है ना, एजेंट्स, वो सारे गिग वर्कफोर्स में आते हैं। ठीक है। तो वो यही कहता है कि ये लोग जो थे ये कन्वेंशनल लेबर मार्केट की डेफिनेशन में इनको ऐड करना डिफिकल्ट है, तो CSS ने, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ने ना इन लोगों के लिए स्पेशल लेबर कोड्स में इनको ऐड किया है। देखो सोशल सिक्योरिटी में इनको ऐड किया है गिग वर्कर्स को भी।
व्हेन क्लासिफाइड दिस वे गिग वर्कर्स लैक एम्प्लॉयमेंट की, अगर हम उनको कन्वेंशनल लेबर मार्केट में नहीं ऐड करेंगे गिग वर्कर्स को, तो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स उनको नहीं मिलेंगे, जैसे कि पेड लीव, मिनिमम होर्स, हेल्थ कवरेज, ये चीज़। तो इसीलिए इसके लिए पॉलिसी बनानी ज़रूरी थी। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में फॉर्मली रिकॉग्नाइजिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, हाँ CSS ने मतलब कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ने इन वर्कर्स को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया और इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स देने की इसमें बात हुई थी। इससे रिलेटेड मैंने पूरा आर्टिकल बनाया था जिसमें द हिंदू का, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि देखो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स गिग वर्कर्स तक पहुंचने की बात हुई है। जो हमने 4 लेबर कोड्स पढ़े थे, है ना, 4 लेबर कोड्स पर भी एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें भी जिक्र हुआ था कि गिग वर्कर्स को इसके बेनिफिट मिलेंगे। 4 लेबर कोड्स अभी आगे जाके वो भी आएंगे इसमें, देखना। सो CSS ने डिफाइन किया गिग वर्कर वो है एज ए पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन ए वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज, मतलब एक ऐसे वर्क अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करता है जो एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप से आउटसाइड होता है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो टास्क बेस्ड काम होता है ये, है ना। तो इंडिया में गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो थे इनको इनफॉर्मल लेबर में क्लासिफाई किया जाता था और एग्जिस्टिंग लेबर लॉज में इनको कवर, इनके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में इनको ऐड नहीं किया जाता था। पर यहाँ पे CSS ने एक लीगल एक्नॉलेजमेंट दी है इन वर्कर्स को, ठीक है, राइट्स और प्रोटेक्शन एस्टेब्लिश किए हैं। तो अब यहाँ पे ये वाली एक रिपोर्ट देखिए, कहता है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट द शेयर ऑफ हाई स्किल्ड गिग वर्कर्स इज एक्सपेक्टेड टू बी, आने वाले टाइम में 2030 तक कहता है 27.5% जो है हाई स्किल्ड गिग वर्कर्स का शेयर हो जाएगा और लो स्किल्ड वर्कर्स का 33.8% बाई 2030। काफ़ी सारे मतलब लोग जो है वो गिग वर्कफोर्स में शामिल होंगे आने वाले टाइम में। सो ये चीज़ CSS की फुल फॉर्म दे रखी है। अब ये जो जिन लेबर कोड्स की मैं बात कर रही हूँ ना, अब ये देखो ये 4 लेबर कोड्स हैं आपके, इसकी बात की है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इसके अंदर जो है वो गिग वर्कर्स को भी देने की बात हुई है। सो लेबर कोड्स, 4 लेबर कोड्स पर मैंने पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है, इस चैनल पर देखना आप, ठीक है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी बात हो, कुछ भी चाहते हो ना, इकोनॉमिक्स सीखना, इकोनॉमिक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में कुछ भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस, सब चीज़ें मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स के माहिर बन जाओगे आप लोग, क्योंकि द हिंदू के न्यूज़पेपर से जो भी चीज़ें आपके करंट में होती हैं, कुछ भी ऐसा है ना, कोई अपडेट है, कोई न्यूज़ है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो डाल देती हूँ। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे नहीं है, मतलब जस्ट एज ए इकोनॉमिस्ट आपको पता होनी चाहिए, फिर भी मैं डाल देती हूँ, ठीक है। बस उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, फ्री में सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सो ये आपके लेबर लॉज हो गए, कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड नाम याद रख लो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। अब इनके काफ़ी फायदे हुए हैं, फॉर्मलाइजेशन बूस्ट हुआ है, सोशल सिक्योरिटी इनहेंस हुई है, फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा, की वर्किंग कंडीशंस की बात हुई है ना, इसमें इनकम ग्रो हुई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम आगे गए हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन। तो लेबर कोड्स के काफ़ी फायदे हुए हैं। फिर ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एनहेंस होने की फिगर है, PLFS रिपोर्ट से ही है ये फिगर, 23-24 में ये आपका 41.7% हुआ है। और फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हुई है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है फीमेल्स की, है ना, दैट इज 3.2%। ये कुछ स्किल रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इनके बारे में भी हम गवर्नमेंट स्कीम की क्लास में पढ़ेंगे। नेशनल स्कीम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, फ्लेक्सी MOU स्कीम, PMKVA 4.0। ये पॉवर्टी की फिगर है, एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट डाउन टू 5.3% इन 2022-3। तो ये पॉवर्टी की फिगर यहाँ पे याद रख लेना। ये जल जीवन मिशन वाला बता ही दिया था ना आपको, 81%। ये आपका जी राम जी बिल आ गया। अच्छा, मैंने ना आपके इस बार दिसंबर 2025 वाले एग्जाम से पहले एक शॉर्ट वीडियो मनरेगा एंड जी राम जी बिल पर बनाया था, और तो उसमें मैंने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। उसमें हमने जी राम जी बिल के बारे में भी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब पढ़े थे, मनरेगा और इसमें क्या डिफरेंस है ये भी पढ़ा था, और उससे मनरेगा से आपको एग्जाम में और मनरेगा से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये है VBG रामजी बिल, ठीक है, 2025। इसने मनरेगा को बेसिकली रिप्लेस किया है। अब मनरेगा में क्या था कि 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर रूरल हाउस होल्ड थी। जी राम जी इसमें क्या था, 125 डेज हो गया, ये
125 डेज ऑफ अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट पर रूरल हाउस होल्ड पर फाइनेंशियल ईयर, और भी बहुत सारे इसमें डिफरेंसेस हैं। सो ये न्यू एक्ट जो है ये मनरेगा का ही अपग्रेडेशन है, ठीक है। जो मनरेगा की स्ट्रक्चरल वीकनेसेस थी उसको ये फिक्स करेगा, एम्प्लॉयमेंट को एनहेंस करना, ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस करना, ये सब चीज़ें इसमें। अब मनरेगा में क्या था, मल्टीपल एंड स्कैटर्ड कैटेगरीज थी वर्क्स की। अब यहाँ पर क्या, एक उन्होंने 4 ना क्लियरली डिफाइंड प्रायोरिटी एरियाज बता दिए काम के, वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड्स एंड वर्क्स टू मिटिगेट एक्सट्रीम वेदर एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। इन 4 कैटेगरीज में वर्क को यहाँ पे उसने डिफाइन किया, ठीक है। अच्छा, ये आपका आ गया स्टंटेड, वास्टेड, अंडरवेट, ओवरवेट चिल्ड्रन की फिगर, ठीक है। चाइल्ड न्यूट्रिशन के रूरल अर्बन गैप भी इसमें से क्लियर हो रहा है आपको। ये देखो, जैसे स्टंटेड कितने हैं, परसेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज की बात हो रही है, ये स्टंटेड कितने हैं, रूरल में ये फिगर ज़्यादा है 37.3%, अर्बन में 30.1% है। वास्टेड कितने हैं, 18.5%, अर्बन में 19.5% है, इस रूरल में। अंडरवेट कितने हैं, 27.3%, 33.8%। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है उसका डाटा है, पूरा रिपोर्ट पढ़ते हैं हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का आपके कोर्स वाली क्लासेस में। फिर ओवरवेट कितने हैं, देखो ओवरवेट का फिगर हालांकि कम है अंडरवेट से, बच्चों की बात हो रही है ना, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स। अब आपका ये वो आ गया जो आपका डेप्रिसिएशन नहीं हो रही, गिरता जा रहा है, रुपये गिरता जा रहा है। फिर ये आपका जीएसटी 2.0 का आएगा। चलिए ये पहले हम ये वाला देखते हैं। सो 1 अप्रैल 2025 से लेके 15 जनवरी 2026 तक इंडियन रुपी डेप्रिसिएट होता गया बाय अबाउट 5.5% अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो ये एक बहुत ही दिस डिक्लाइन वाज लार्जर प्रीवियस पीरियड से, ये वाला जो डिक्लाइन था ये काफ़ी बड़ा था। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, डेप्रिसिएशन के कारण क्या है, सब बड़े अच्छे से मैंने डिफाइन किए हुए हैं। मेकिंग द INR वन ऑफ द मोस्ट डेप्रिसिएटेड करेंसीज, तो INR सबसे एक मतलब मोस्ट डेप्रिसिएटेड करेंसी बन गया इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में। सो जापानी सीएन के सिमिलर जापानी सीएन भी डेप्रिसिएट हुआ बाय 5.5%। सो कारण इसके दिए हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसका कारण आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो अब देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आउटफ्लो के कारण डेप्रिसिएशन कैसे होती है, ये रिलेशनशिप समझने के लिए डेप्रिसिएशन वाली वीडियो देख लीजिए। बिकॉज मैं आपको बताती हूँ पूरे इस फाइनेंशियल ईयर में पिछले मैंने जितने भी करंट्स आपको चैनल पर जो भी चीज़ें करंट से रिलेटेड पढ़ाई है ना, ये इकोनॉमिक सर्वे में वही सब चीज़ें दे रखी हुई हैं, ठीक है। तो इन हर एक चीज़ को डिटेल में देखने के लिए आप चैनल के शॉर्ट्स देखिए, ज़्यादातर चीज़ें आपको शॉर्ट्स में मिलेंगी, ठीक है। वहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने बड़े अच्छे से डिफाइन की हुई हैं। डेप्रिसिएशन के जितने भी कारण हैं, 2-3 और कारण इसके हैं, और कैसे उसमें रिलेशनशिप क्या है, मतलब कैसे आउटफ्लो से करेंसी डेप्रिसिएट होगी और डेप्रिसिएशन का आगे प्रभाव क्या पड़ेगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये सब समझने के लिए देख लीजिएगा। सो पहला कारण इसमें वही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो। इसके अलावा और चीज़ ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटीज, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो रिड्यूस होना, जिसके कारण अब जब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो रिड्यूस होगा, उससे फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, जिससे रुपये पर प्रेशर बनेगा। इंपोर्ट्स का बढ़ना, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, कहते हैं जैसे जैसे इकॉनमी डेवलप करती है इंपोर्ट्स बढ़ते हैं। अब इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट ग्रोथ कम होगी, ठीक है, तो उससे कैपिटल फ्लोज अनसर्टेन होंगे, और INR मतलब जो हमारी करेंसी है रुपी जो है उसमें डेप्रिसिएशन आएगी लॉन्ग रन में। तो मतलब मेन कारण इसमें वो है, पहला चीज़ आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कैपिटल आउटफ्लो। दूसरा कारण जो है इंपोर्ट्स बढ़ना, एक्सपोर्ट्स का कम होना। अब ये जो हमारा GST 2.0 के रिफॉर्म्स आए थे, 56th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल ब्राउट ने, इसके रेट्स देखो जो रिवाइज हुए, GST 2.0 आया था, रेट्स रिवाइज हुए थे, काफ़ी न्यूज़ में ये कंसेप्ट रहा था, इस पर भी मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ 18%, मैरिट रेट ऑफ 5% रखा गया था, और एक स्पेशल डी मैरिट रेट रखा गया था 40% का, है ना। तो इसमें ना अब ये थोड़ा सा देख लो कौन कौन से गुड्स में के रेट्स में क्या क्या चेंजेस आए थे। की चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन GST 2.0, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड आइटम्स। अब एग्रीकल्चरल गुड्स पे GST कम हो गया था, 5% हो गया था फ्रॉम 12% से, ठीक है। इसके अलावा जो कि फर्टिलाइजर इनपुट्स थे, इन पर भी GST रेट 5% हो गया था, पहले 18% था। फिर इसके अलावा स्मॉल कार्स, मोटरसाइकिल्स, 3 व्हीलर्स
यहाँ पर भी रिड्यूस होके 18% हो गया था जीएसटी 28% से। बसेस, ट्रक्स, एम्बुलेंस पर भी रिड्यूस होके 18% हो गया। फिर यूनिफॉर्म 18% जीएसटी ना, जितने भी ऑटो पार्ट्स उन पर एक जैसा, मतलब सब पर 18% कर दिया गया था। सो ऐसे मोटरसाइकिल्स हैं, ऐसी कार्स जो स्मॉल कार्स से आउटसाइड है, यानी कि जो स्मॉल व्हीकल्स में, स्मॉल कार्स में नहीं आती, ठीक है, स्मॉल कार्स वाली डेफिनेशन में नहीं आती, उनको 40% स्लैब में रखा गया था, डीमेरिट स्लैब जो हमने भी पढ़ी, ठीक है। सो इसके अलावा जो लग्जरी कार्स पर सेस था वो रिमूव कर दिया गया। फिर एसीज, टीवीज, डिश वॉशिंग मशीन्स, मोनीटर्स, प्रोजेक्टर्स, इन पर 18% जीएसटी कर दिया गया था, कम करके 28% से। एजुकेशन पर अभी भी उतना ही है भाई, 18% कम नहीं करते ये लोग एजुकेशन में। चलिए, सो टेक्सटाइल एंड लेबर इंटेंसिव गुड्स, इसमें जीएसटी रेट में रिडक्शन ऑन मैन मेड फाइबर्स फ्रॉम 18%, इस पे भी कम करके देखो 5% हुआ मैन मेड फाइबर्स पर। लेबर इंटेंसिव गुड्स जो है उस पर भी लो, कम करके 5% हुआ। फिर जो हेयर ऑयल है, टॉयलेट सोप बार, शैम्पूज, टूथब्रशेस, टूथपेस्ट, बाईसाइकिल, टेबल वेयर, किचन वेयर, अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, ठीक है, इन पर 5% किया गया। पहले ये ज्यादा था, अब इन पर सब पर 5% कर दिया गया। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क जो है, इंडियन ब्रेड्स, प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड पनीर, 0 जीएसटी कर दिया गया इस पर। फूड आइटम्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, बटर, घी, 5% कर दिया गया। आगे चलिए, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, 0 जीएसटी कर दिया गया लाइफ सेविंग ड्रग्स पर, ठीक है, और दूसरी ड्रग्स एंड मेडिसिन पर 5%, 12 से कम करके। होटल एंड पर्सनल सर्विसेज, होटल एकोमोडेशन सर्विसेज, होटल में की मतलब ऐसे होटल जिनका जो रेंट वगैरह होता है ना, वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 7500 पर यूनिट पर डे होती है, टू बी सब्जेक्ट टू लोअर, उन पर 5% जीएसटी कर दिया गया था, पहला 12% था ये। इसके अलावा ब्यूटी एंड फिजिकल वेलबिंग, जैसे सैलून्स वगैरह की सर्विसेज होती हैं, है ना, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह की, उसमें भी जीएसटी कम करके 5% कर दिया गया, 18%, सस्ती हो गई थी ये सर्विसेज। इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंश्योरेंस का भी पीछे बहुत ये चला था कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस सस्ती हो गई है, जीएसटी एग्जम्पशन टू ऑल इंडिविजुअल्स लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पूरी एग्जम्प्ट कर दिया गया था, हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। ज़्यादा से तब से बड़े लोग जो पहले इंश्योरेंस नहीं करवाते थे ना, इंश्योरेंस सस्ती होने के कारण करवाने लगे अभी, ये चीज़ इसमें। और क्या इसमें पढ़ना है, तो वही है जो पीछे हमने पढ़ाया उसका ही क्रक्स उसने पैराग्राफ में बताया हुआ है। तो अलाइंड विद विकसित भारत 2047 विजन, जीएसटी 2.0 आल्सो स्ट्रेंथन इंडिया, जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म्स ने इंडिया की पोजीशन एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस में स्ट्रेंथन कर दी, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें, आई होप, मुझे कमेंट्स में बताना, अब जो जो चीज़ें मैंने पूरे क्लास में भी आपको पूछी हैं कमेंट्स में बताने के लिए, वो बताना, और कैसा लगा लेक्चर ये भी बता देना, ठीक है जी। बाकी जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि और चीज़ों की जानकारी के लिए, इकोनॉमिक्स रिलेटेड और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज एक ही लेक्चर में पूरी मतलब पूरी चीज़ों को, इन चीज़ों को समझना है ना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसके लिए थोड़ा अलग अलग आपको वीडियोस और भी देखनी पड़ेंगी चैनल पर, या गवर्नमेंट स्कीम्स वाली जो क्लास आएगी है ना वो, तो इसलिए अपडेट रहने के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो को नहीं अपलोड होती है आप देख पाएँ उसे, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।